हम आपके काम को लगातार सुने हैं कि आप बहुत ही गंभीरता के साथ में और एक जिजीविसा के रूप में आप इस कार्रवाई को कर रहे हैं, इस पत्रकारिता को कर रहे हैं, तो आपको बहुत बधाई। और हम दर्शकों को भी बधाई देते हैं और अपील करते हैं, भाई इनको सहयोग करें, साथ दें कि ये जो नौजवान साथी जो पत्रकारिता में आ रहे हैं और तमाम ऐसे पक्ष जो छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको उभारने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवान साथी को ज़रूर बढ़ावा भी। जो पटना यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं, हॉस्टलों के विद्यार्थियों के जो हालात हैं, उसका कवरेज भी साथी ने किया है, तो ज़रूर वो देखना चाहिए और इस चैनल को वो बढ़ाना चाहिए। और इनसे भी रहेगा कि आप कैसे विद्यार्थियों के मसले को, उनके संघर्ष के मसलों को आप उनके बीच ले जाते हैं और उसको उभारते हैं। आप भी काम करें और छात्र नौजवान समुदाय भी आपके जैसे साथियों को और आपके चैनल को वो प्रोत्साहित करने का काम करे, ये हम अपील करते हैं साथियों। चैनल पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार, और हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी जेएनयू में जो कन्हैया कुमार जिस टाइम में अध्यक्ष रहे, उस पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। 12 फरवरी को कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी होती है। उस समय आपको हम बताएं कि हम लोग का नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी नागपुर में 13-14, और हम लोग 10 बजे केरल एक्सप्रेस से नागपुर के लिए निकले। तो जैसे ही हम आगरा क्रॉस करते हैं, आइसा की तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचिता डे रही, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रही, उन्होंने फ़ोन किया कि विश्वजीत भाई, सो कन्हैया गिरफ्तार हो गया है, सो जब बचा सकते हैं किसी तरह बचाइए। तो हमने कहा कि ऐसा वो, तो हमारे साथ जो और कलीग्स चल रहे थे, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर दिल्ली से 5-6 साथी हमारे साथ चल रहे थे। नागपुर उन लोग को चलना था, हम लोग सारे लोगों को नेशनल काउंसिल के लिए। तो सभी साथियों ने कहा कि अब क्या किया जाए, एनसी मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए। हमने कहा कि स्थगित तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम एक क्रांतिकारी संगठन हैं, हमारा एक साथी गिरफ्तार हुआ है तो हमारा नेशनल काउंसिल स्थगित नहीं हो सकता है। हम तो इस लड़ाई को हम लेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, एनसी मीटिंग होगी। तो हमने 2-3 साथियों को वहाँ आगरा में ड्रॉप कर दिया कि आप जाइए और जेएनयू की लड़ाई को आप देखिए, और हम लोग नागपुर से फैसला करके हम लोग आते हैं और हम लोग फिर वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो नागपुर जानते हैं कि वो आरएसएस का वो घर है, नागपुर आरएसएस का केंद्र है। तो हम लोगों ने उसी धरती पर बैठक किया और संकल्प लिया कि यह जो भ्रम का दौर खड़ा किया जा रहा है, यह जो शिक्षा और विश्वविद्यालयों को जो बदनाम करने की जो कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को पूरे देश में अभियान चलाना होगा और अपने साथी कन्हैया को बचाने के लिए और जेएनयू को बचाने का अभियान हम लोग को वो चलाना होगा। तो हम लोगों ने वहाँ मीटिंग किया, पूरे देश में आंदोलन का फैसला लिया और मजबूती से के साथ में खड़ा होने का फैसला साथ में लिया। तो वो उसका ये असर ये हुआ कि चूँकि इतना दुष्प्रचार बनाया गया कि घर वाले लोगों को भी लगने लगा कि कहीं हो सकता है कि ऐसी घटना हुई हो। इतना दुष्प्रचार, सबके घर वाले, सबके परिवार वाले सब ऐसा समझने लगे कि हो सकता है ऐसा कुछ हो गया होगा, ऐसा कुछ कर दिया गया होगा। तो हम लोगों ने मजबूती से इन चीज़ों का प्रतिकार किया कि हम लोग तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे और वो परिचित थे। तो वो हमारे साथी हर जगह उतरे, हर जगह लाठीचार्ज हुआ, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमला किया कई जगहों पर, और हम लोग लेकिन उस दौर से हम लोग निकले। हाल उसमें कुछ पहलू हैं जो हम वो बता देना चाहते हैं। वो एक तो हर जगह हम लोग हमारे साथी उतरे, लोगों ने लाठी खाया, केसेस झेले, कई जगहों पे देशद्रोही का केस, एंटी नेशनल का केस हमारे साथियों पर किया गया, और वो जो ताना बाना बनाया गया, जो भ्रम की स्थिति बनाई गई, उसको काटने का हम लोगों ने वो काम किया। कुछ बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो छिप जाता है, वो सामने उसको आना चाहिए। उसमें है कि 15 फरवरी को पहली पेशी थी साथी कन्हैया की। तो हम लोग नागपुर से लौटे, कोर्ट गए। कोर्ट में जब गए तो वहाँ देखा कि गजब किस्म का माहौल है। वो कह रहा है कि देशद्रोही को फांसी दो,
पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कैंपस में ये चीज़ें हो रही थी। बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो और कोई हम जेएनयू वालों को यहाँ नहीं घुसने देंगे, कोई जेएनयू वाला यहाँ नहीं आएगा, इस तरह की बात हो रही थी। और उसी में हमारे नज़दीक में एक लड़का था जिसको दाढ़ी कुछ थी, तो वो पतला सा लड़का था, उसको हम लोग पकड़ करके पीटने लगे कि तू जेएनयू वाला है क्या रे। तो हमने हस्तक्षेप किया कि ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो जब हमने ये किया तो उन लोगों ने समझ लिया कि हम ये निश्चित तौर पर जेएनयू वाला है, चूँकि हमारे पास झोला भी हमारा रहता है, तो वो आइडेंटिफाई किया कि ये जेएनयू वाला है। और फिर उन लोग हमको पीटने लगे, काफ़ी 70-80 की संख्या में एक साथ वो टूटे। और उसका ये हुआ कि चूँकि हम मुकाबला कर रहे थे, वो हम भागे नहीं, हम खड़े रहे, वो हाथ पैर वो चलाते रहे, हम भी वो मुकाबला करते रहे। तो ये समय लिया, ये लगभग ये प्रक्रिया वो करीब 10 मिनट। आप पर भी तो हमले हुए थे। वही पटियाला हाउस कोर्ट में वो हम पर ही वो एक उस बच्चे को छोड़ करके लोग हमें को पीटने लगे फिर। तो ये 10 मिनट 15 मिनट का हंगामा ये हुआ। तो इसी में कई मीडिया वाले लोग को ये पता चला, तो वो लोग छोटे छोटे माइक्रो कैमरा से वो इसका वीडियो शूट करने लगे। तो जब ये देखा उन लोगों ने कि भाई ये हमारा वीडियो लिया जा रहा है, तो तमाम मीडिया वालों को भी चुन चुन करके पीटना उन लोगों ने शुरू किया। 17-18 मीडिया वाले लोग पिटाए। तो जब हुआ तो कुछ मीडिया वाले जब हमसे पूछे तो हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, न्याय कहाँ है, न्याय कहाँ होगा और न्याय करेगा कौन। न्याय कोर्ट करेगा कि इस तरह सड़कों पर आवारा लोग भी न्याय देंगे, न्याय देने के हकदार हो जाएंगे। तो इस नैरेटिव को मीडिया चैनलों ने पकड़ा कि न्याय कहाँ होगा और न्याय कौन करेगा। तो हमारे साथ जब हम वो केस करने गए तो 13 मीडिया वालों ने भी केस किया और काफ़ी लोग रो रहे थे, क्योंकि हम लोग तो लाठी खाते रहे हैं पुलिस की, जेल जाते रहे हैं, अपराधियों की गुंडों के साथ उनको पीटा भी है, मार भी खाए हैं, ये सब लगातार होते रहा। तो हमारे लिए कोई बहुत वो पहला अनुभव नहीं था कि वो पिटा जाना। तो लेकिन वो मीडिया वालों के लिए बहुत वो पहला अनुभव था। उन लोगों ने कहा कि आज तक हम लोग बीजेपी के समर्थक थे, उसको के लिए प्रचार करते रहे, उसके लिए काम करते रहे, लेकिन ऐसे वो लोग करेगा ये हम कभी नहीं सोचे थे। बहुत वो लोग रो रहे थे, बहुत दर्द से छटपटा रहे थे। तो ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। और 15 तारीख की उस घटना के बाद से थोड़ा सा स्वर जो देशद्रोही को सजा दो, फांसी दो, ये बदला और स्थापित हुआ कि न्याय कहाँ होगा और न्याय कौन करेगा। ये 15 तारीख को। अगली पेशी की तारीख हुई 17 तारीख को। 17 तारीख को हमने अपने एडवोकेट साथियों को बोला, चूँकि उस दिन जो हमला किए वो लोग वो एडवोकेट के नाम पर किए, काला कोट पहने हुए थे, एडवोकेट थे या नहीं थे, लेकिन काला कोट पहनकर सारे कोर्ट परिसर में वो शामिल थे और कह रहे थे कि हम वकील हैं। तो हमने अपने तमाम वकील साथियों को जो हमारे AISF से जुड़े रहे हैं और दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया कि आप भी आइए। और 17 को कन्हैया की अब पेशी होनी है, 15 को नहीं हो पाया, तो हो सकता है उस पर हमला होगा, इसलिए आप लोग बचाने के लिए भाई आप लोग रहिए वहाँ। सो लोग वकील के रूप में ही हमला कर रहा है, इसलिए आप वकील के रूप में आप रक्षा करने के लिए रहिए। तो वो साथी वहाँ जुटे। तो वहाँ क्या उस दिन 17 को भी देखते हैं कि लगभग पिछले दिन जो लगभग 100 के करीब में था, इस दिन तो 200-250 की संख्या हो गई उन वकीलों की। और उस दिन भी वही नारा कि देशद्रोही जेएनयू को बंद करो, देशद्रोहियों को फांसी दो, ऐसे ऐसे विभिन्न तरह के वो नारे, बहुत ही खतरनाक, विध्वंसक, आक्रामक नारे वो लगा रहे थे। देश का तिरंगा झंडा भी उस दिन ले लिया। और उस दिन जो कोर्ट परिसर के अंदर थे, इस दिन कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर भी जुलूस निकाल करके ऐसी मांगों को और ऐसे नारों को वो लगा रहे थे। तो ऐसे में हमारे साथी जो एडवोकेट साथी लोग थे, उन लोगों ने देखा कि ये लगातार मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि उन लोगों को फांसी होना चाहिए, उन लोगों ने बहुत गलत किया है, ये किया है, वो किया है। तो हमारे उन साथियों ने बहुत साहस का काम किया और उतने बड़े संख्या के बीच में हमारे 20-25 वो जो साथी थे, उन लोगों ने कहा ये झूठे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये शिक्षा विरोधी हैं, विश्वविद्यालय विरोधी हैं, और साथी कन्हैया तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। इस तरह का नारा उनके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी
जा कर के दिए, तो उन तमाम लोगों ने उन साथियों की बहुत पिटाई की। उन लोगों को एक-एक को टांग करके अंदर कोर्ट परिसर में ले गया, वहाँ पीटता था और बोलता था, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। मार-मार करके बुलवाने का प्रयास करता था कि ये बोल दे। तो बोल दे तो फिर हम वो कहें कि देखो ये लोग पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो इस तरह का कुकर्म उन लोगों ने किया। लेकिन जब उस दिन हमारे वो साथी पिटाए तो फिर नैरेटिव थोड़ा और बदला। पिछले दिन हुआ कि न्याय कौन करेगा और कहाँ होगा, फिर उस दिन नैरेटिव बदला कि कन्हैया के समर्थन में भी उतरे वकील और वकील भी हुए दो फाड़। तब से जो एक चेहरा जो बनाया जा रहा था, एक रूप जो दिया जा रहा था, देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, यह बदला और अब दो तरह के लोग हो गए, ये बात सामने आना शुरू हुई। और उसके बाद में फिर पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, लड़ाई हुई, ज़बरदस्त रैलियां हुई। तो इतनी बड़ी रैली 18 तारीख को 18 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। वो उतनी बड़ी भीड़ शायद ही लोगों ने देखा हो किसी आंदोलन में, इतनी बड़ी भीड़ वहाँ उमड़ी 18 फरवरी को। वो जिसमें था वो रिलीज़ कन्हैया कुमार, सेफ जेएनयू, इसी नारे के साथ में वो बहुत बड़ा जुलूस विद्यार्थियों का, बुद्धिजीवियों का, आम नागरिकों का निकला। तो वो उस कार्रवाई को भी हम लोगों ने लीड किया, उसको प्रिसाइड किया और वो इस तरह से वो लड़ाई कामयाब हुई और आगे में वो 1 तारीख को रिलीज़ हुए साथी कन्हैया। तो इस तरह से वो लड़ाई हम लोगों ने वो लड़ा, कामयाब हुए और सरकार को उस पर लगातार बैकफीट पे उनको जाना पड़ा। तो यही वो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग हमारे रीजन की, हमारे दौर की वो रही। उसके बाद भी हम लोग और भी लड़ाइयों को हम लोग विभिन्न जगहों पर लड़ते रहे। इसमें एक छोटा सा सवाल है विश्वजीत भैया कि जैसे कन्हैया कुमार को संगठन में आपके एआईएसएफ में किसने जोड़ा? तो हमने बताया कि 2002 में हमने ही जोड़ा था पटना में वो अरविंद महिला कॉलेज के ठीक सामने एक मिट्ठू लॉज हुआ करता था, उसी लॉज में वो रहा करते थे। हमारे एआईएसएफ के कुछ और साथी वहाँ रहा करते थे, उन्हीं से हम मिलने जाते थे, उनसे भी भेंट हुई। देखा कि एक्टिव विद्यार्थी है, चंचल विद्यार्थी है, वो हम लोग के साथ जुड़ जाए तो अच्छा होगा। जुड़ने का प्रयास किया, वो जुड़ भी गया और फिर हम लोग के तमाम गतिविधियों में शामिल होने लगे, साथ रहने लगे। तो इस तरह से उनका जुड़ाव हमारे संगठन से बना। कन्हैया कुमार के जगह में और कोई कम्युनिटी से कोई अध्यक्ष वहाँ से जीतते एआईएसएफ के, तो इतना सब कुछ होता, सपोर्ट मिलता उनको पूरे देश में? देखिए वो तो सवाल है कि उनको जो सपोर्ट ये मिला, ये परिस्थितियों का देन है। ये जो परिस्थिति, जिस तरह से मोदी सरकार ने शिक्षा विरोधी छात्र कुमार को इतना जो प्रचार मिला देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, उसकी खास वजह केवल कन्हैया कुमार नहीं है, ये देश की परिस्थिति थी। देश के अंदर में जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा के ऊपर में, विश्वविद्यालयों के ऊपर में और जेएनयू के ऊपर में जिस तरह से हमला किया, तो उसका वो मुकाबला एक विचारधारा के हैसियत से, एक विचारधारा के जरिए मुकाबला करने का काम साथी कन्हैया कुमार ने किया। और वो मुकाबला किए तो इसी वजह से उनकी पहचान वो स्थापित हुई, पॉपुलर हुए। और केवल देश के अंदर में ही नहीं, दुनिया के अंदर में भी कन्हैया कुमार एक नौजवानों के उभरते हुए नायक के रूप में स्थापित हुए। और अफसोस होता है अब? हमें अफसोस की क्या बात है, वो केवल हमारे लिए अफसोस का ही नहीं है, वो उनके लिए भी है कि वो कहाँ युवाओं के सपने, सब युवाओं के चहेते के रूप में वो उभरे थे, आए थे, आज वो खो गए हैं। वो उनके लिए भी है और हम लोग के लिए तो खैर वो हैं ही कि हम लोग ने जिसको इतना वो सहेजा, इतना सम्मान दिया, इतना वो पहचान दिया, स्थान दिया, वो साथी अगर साथ छोड़कर चला जाए तो अफसोस तो वो हुआ ही। लेकिन फिर है कि हम लोग संघर्ष के राही हैं, संघर्ष पे चलते भी रहेंगे, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कि सर भी बहुत बाजू भी वही। तो एक लास्ट उन पर एक और सवाल है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में ऐसा क्या हुआ पार्टी के अंदर में कोई छोड़कर चले गए? आपकी बातचीत होती है उनसे? हमारी बातचीत पहले लगातार होती थी, अब नहीं होती है। तो जैसे 2019 के अंदर क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूँकि देखिए,
कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, देश की दूसरी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के बाद की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो और लेकिन है कि बहुत ऐतिहासिक जवाबदेही वाली पार्टी है। पार्टी में ये है कि चूँकि पुरानी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, ये बात है। और बुज़ुर्ग होना कोई वो गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए ऐसी बात भी नहीं है। तो है कि जो नया जनरेशन है वो कैसे एडजस्ट करेगा उनके साथ में, ये नौजवानों को भी वो तय करना चाहिए। और आप ये कि हमको सरपट खुला रास्ता मिल जाए, तो खुला रास्ता यूँ ही नहीं बनता है, यूँ ही नहीं मिलता है। और खुले रास्ते पे ज़रूरी नहीं है कि आप चलेंगे और चल कर के आप जो कामयाबी हासिल करेंगे वो दीर्घकालिक होगा या महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। तो आपको वो तपना चाहिए, वो संघर्ष में पलना चाहिए। और उस संघर्ष में जब हर जगह आप बढ़ेंगे तो आप में और निखार आएगा और मजबूती आएगी, और आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और राजनीति को भी आप स्थापित कर पाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। वो उसके हम समझते हैं कि दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो एडजस्टमेंट वाली बात है वो है, वो ऐसा वो उनके साथ हो सकता है, उनको लगता हो ऐसा। दूसरी बात तो ज़रूर है कि कुछ और भी जो भटकाव है, हर किसी को भटकाव होता है, और हमें लगता है कि उनका ये भटकाव भी वो रहा कि आज तक जो उनके पूरे परिवार ने जिस विचारधारा को जिया, जो वो भी जिए, और जिस विचारधारा ने उनको पहचान दिया, वो नाम दिया, सम्मान दिया, उन तमाम चीज़ों को छोड़ देना, ये उनके लिए भी वो है कि वो भटकाव का ही वो कारण रहा। तो वो ये है, वो अफसोस उनको भी वो होता होगा, ज़रूर होता होगा। अभी हम लोग कन्हैया पे बात कर रहे हैं, तो उनका जो सवाल है हम पहले पूछ ही लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा सीट उनको नहीं मिला, उस पर क्या आपका है? कांग्रेस तो कहीं से उनको दिया नहीं अभी तक। देखिए, ये तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग को जैसे ही जब वो हमारे साथ छोड़ दिए, हम लोग के साथ नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई कन्हैया कुमार का कोई वो हमारी कहा जाए कि उनके लिए वो फ़िक्र हो जाना, तो वो फ़िक्र हमारे लिए वो बनता नहीं है। वो अब उनका राजनीति है, उनका भविष्य है, वो जैसे वो करें, वो उससे उनको लाभ होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, ये हम